हाय एवरीवन, HDIS विद RK यादव में स्वागत है। सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हाँ, हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आज हम यूपीएससी आईएएस मेंस जीएस प्रथम प्रश्न पत्र 2014 का क्वेश्चन ले रहा हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 16 से है। असामान्य जलवायु घटनाओं में से अधिकांश एल नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती हैं। क्या आप सहमत हैं? 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले हम भूमिका। अल नीनो एक मौसमी परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से उत्पन्न होती है। इसका वैश्विक मौसम प्रतिरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें वर्षा और तापमान की चरम सीमा में परिवर्तन भी शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि कई असामान्य मौसमी घटनाओं के लिए अल नीनो प्रभाव को जिम्मेदार माना जा सकता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं, मेन बॉडी पार्ट। असामान्य मौसमी घटनाओं को अल नीनो प्रभाव के परिणाम के रूप में देखा जाता है। नंबर 1, अल नीनो घटना के दौरान वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप में परिवर्तन से वैश्विक मौसम प्रतिरूप में परिवर्तन हो सकता है, जिसमें तापमान और वर्षा में परिवर्तन शामिल है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका में अल नीनो भारी वर्षा और बाढ़ का कारण बन सकता है, बुनियादी ढांचे और फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है, अल नीनो प्रभाव दुनिया भर में मौसम प्रतिरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जिसमें सूखा, बाढ़ और गंभीर तूफान की आवृत्ति में वृद्धि शामिल है। उदाहरण के लिए पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो के कारण समुद्र का तापमान बढ़ सकता है और हवाओं के प्रतिरूप में परिवर्तन हो सकता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और मछलियों की आबादी कम हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, अल नीनो घटनाएं अलग अलग आवृत्ति और तीव्रता के साथ अनियमित रूप से घटित होती है। कुछ वर्षों में यह अल नीनो प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकता है, जबकि अन्य वर्षों में हो सकता है कि यह बिल्कुल भी ना हो। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन पर चलते हैं। अल नीनो कुछ असामान्य मौसमी घटनाओं को समझने में मदद कर सकता है। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता और मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ये कारक मौसम के प्रतिरूप को आकार देने और चरम घटनाओं में योगदान देने में भी भूमिका निभा सकते हैं। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की जटिल गतिशीलता को पूरी तरह से समझने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखने वाला एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कारण है कि संसार का वलित पर्वत तंत्र उपमहाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ उपस्थित है? वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों एवं ज्वालामुखियों के बीच साहचर्य को उजागर कीजिए। प्रश्न के अनुसार ही हमें उत्तर को लिखना है। जैसे जैसे प्रश्न पूछा उसी आधार पर हमको उत्तर लिखना है। क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है उसी का उत्तर हमको देना है। अब हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे। वलित पर्वत विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण चट्टान की परतों के मुड़ने और ऊपर उठने से बनते हैं। दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से या महाद्वीप प्लेट के नीचे एक महासागरीय प्लेट के अंतःक्षेपण से
संपीड़न बल उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी की परपटी झुक जाती है और मुड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। विश्व की वलित पर्वत प्रणालियाँ निम्नलिखित कारणों से महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। नंबर 1 पॉइंट है प्लेट विवर्तनिक। वलित पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने या अपसरण से बनते हैं। जब महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो तीव्र संपीड़न बल के कारण पृथ्वी की परपटी झुकती, मुड़ती और ऊपर उठती है, जिससे प्लेट की सीमाओं के साथ पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा है सबडक्शन जोन। महाद्वीपीय किनारों पर सबडक्शन जोन, जहां एक विवर्तनिक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है, सामान्य है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी चाप और उसके साथ जुड़े वलित पर्वतों का निर्माण हो सकता है। तीसरा है भूपर्पटी का मोटा होना। महाद्वीपीय किनारों पर प्लेटों के टकराव के साथ साथ निक्षेप परतों के जमा होने से महाद्वीपीय परपटी मोटी हो जाती है। यह मोटी परपटी कम उछाल वाली होती है, जिसके कारण यह ऊपर उठती है और वलित पर्वतों का निर्माण करती है, जैसे इंडीज पर्वत श्रृंखला। चौथा है संपीड़न और उत्थान। विवर्तनिकी प्लेटों के अपसरण के कारण महाद्वीपों के किनारों पर चट्टान की परतों का संपीड़न और उत्थान होता है। इस बल के कारण भूपर्पटी मुड़ती है और ऊपर उठ जाती है, जिससे पर्वत अस्थलाकृति का निर्माण होता है। हम अगला पॉइंट देखते हैं वलित पर्वतों और भूकंपों के बीच संबंध को। वलित पर्वतों का निर्माण दो विवर्तनिकी प्लेटों के टकराने के परिणाम स्वरूप होता है। इन प्लेटों की गति और टकराव भूकंप का कारण बन सकते हैं, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे के विरुद्ध घिसती हैं। यह सबडक्शन नामक प्रक्रिया में एक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। उदाहरण हिमालय भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा पर स्थित है और दुनिया में भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। अब हम छठा देखते हैं वलित पर्वतों और ज्वालामुखियों के बीच संबंध को देखते हैं। ज्वालामुखी वलित पर्वतों से जुड़ी एक और सामान्य विशेषता है। जैसे ही विवर्तनिकी प्लेटें टकराती हैं, एक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन अंतःक्षेपण के रूप में जाना जाता है। इससे मेटल पिघल सकता है, जिसमें मैग्मा बनता है, जो सतह पर ऊपर उठता है और ज्वालामुखी बनाता है। उदाहरण के स्वरूप इंडीज पर्वत, यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और दक्षिण अमेरिका प्लेट के नीचे नाजका प्लेट के सबडक्शन से संबंधित है। इस सबडक्शन के कारण ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जिसमें इक्वाडोर में सक्रिय कीटोपैक्सी और तुंगुर हुआ ज्वालामुखी भी शामिल है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। महाद्वीपों के किनारों पर वलित पर्वत प्रणालियों की सघनता के लिए प्लेट विवर्तनिकी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह वह सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थलमंडल की गति की व्याख्या करता है। विवर्तनिकी प्लेटों की परस्पर क्रिया से पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण के साथ साथ भूकंप और ज्वालामुखी भी बन सकते हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली भूगर्भीय प्रक्रियाओं को समझने और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़े संभावित खतरों को कम करने की रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंडोनेशियाई और फिलीपीनी द्वीप समूहों में हजारों द्वीपों की रचना की व्याख्या कीजिए। इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप समूहों पर जो हजारों द्वीपों का जो निर्माण हुआ है, उसके बारे में हमें बताना है। भूमिका। इंडोनेशियाई और फिलीपींस द्वीप समूह अपने हजारों द्वीपों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों का निर्माण लाखों वर्ष में हुई जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक घटनाओं से जुड़े संभावित खतरों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए इन द्वीपों के निर्माण के पीछे के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं।
प्लेट विवर्तनिकी और ज्वालामुखी के बीच संबंध। प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका को हम देखते हैं। इंडोनेशियाई और फिलीपींस के द्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। यह क्षेत्र सक्रिय ज्वालामुखियों और निरंतर भूकंपों वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र तीव्र प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि का स्थल भी है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और एक दूसरे से संपर्क में आती हैं। दूसरा है सबडक्शन प्रक्रिया। इंडोनेशियाई और फिलीपींस के द्वीप कई टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों पर स्थित हैं, जिनमें यूरेशियन प्लेट, फिलीपीन सागर प्लेट, प्रशांत प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट शामिल है। इन प्लेटों की परस्पर क्रिया ने एक सबडक्शन क्षेत्र बनाया है, जहां सघन समुद्री प्लेट कम सघन महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अंतःक्षेपित हो जाती है। तीसरा पॉइंट है ज्वालामुखी विस्फोट। समुद्री प्लेट के दबने से पृथ्वी के आवरण में चट्टान पिघलती है, जिससे मैग्मा उत्पन्न होता है, जो सतह पर आकर ज्वालामुखी बनाता है। समय के साथ बार बार होने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी सामग्री का संचय हो जाता है, जो अंततः नए द्वीपों का निर्माण करता है। अवसादन और अपरदन। पॉइंट 1 है अवसादन की भूमिका। ज्वालामुखी इंडोनेशियाई और फिलीपीन द्वीप समूहों में द्वीपों का निर्माण का कारण है, जो अवसादन और अपरदन से भी प्रभावित होता है। समुद्र में बहने वाली नदियाँ बड़ी मात्रा में निक्षेप लाती हैं, जो समुद्र तल पर जमा हो जाती हैं और उथले किनारे या चट्टानों का निर्माण करती हैं। दूसरा पॉइंट है द्वीपीय निर्माण। निक्षेपण और कार्बनिक पदार्थों के संचय से द्वीपों का निर्माण होता है। अपरदन द्वीप समूह के परिदृश्य को आकार देने में एक भूमिका निभाता है, क्योंकि हवा और जल ज्वालामुखी को नष्ट कर सकते हैं और अंतर्निहित चट्टान संरचनाओं को बाहर निकाल सकती है। समुद्री स्तर में परिवर्तन। नंबर 1, समुद्र स्तर में परिवर्तन का प्रभाव। समुद्र स्तर में परिवर्तन इंडोनेशियाई और फिलीपीन द्वीप समूहों के में द्वीपों के निर्माण में योगदान दे सकता है। समुद्र के निम्न स्तर के दौरान जो क्षेत्र वर्तमान में जलमग्न हैं, वह बाहर आ सकते हैं, जिससे नई भूमि का निर्माण हो सकता है। दूसरा पॉइंट है समुद्र का बढ़ता स्तर। इसके विपरीत समुद्र का बढ़ता स्तर उन क्षेत्रों को डुबो सकता है जो कभी जल से ऊपर थे, जिसके परिणामस्वरूप द्वीप लुप्त हो सकते हैं। इन विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया ने इंडोनेशियाई और फिलीपीन द्वीप समूह के निर्माण और विकास में योगदान। दूसरा पॉइंट है समुद्र का बढ़ता स्तर। इसके विपरीत समुद्र का बढ़ता स्तर उन क्षेत्रों को डुबो सकता है जो कभी जल से ऊपर थे, जिसके परिणामस्वरूप द्वीप लुप्त हो सकते हैं। इन विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया ने इंडोनेशियाई और फिलीपीन द्वीप समूह के निर्माण और विकास में योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप विविध और जटिल द्वीप प्रणालियां मौजूद हैं, जो आज भी है। निष्कर्ष। इंडोनेशियाई और फिलीपीन द्वीप समूहों में द्वीपों का निर्माण कई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी अवसादन, अपरदन और समुद्र स्तर में परिवर्तन शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं ने आज मौजूद विविध और जटिल द्वीप प्रणालियों को बनाने के लिए लाखों वर्षों का समय लिया है। द्वीपों से जुड़ी प्राकृतिक घटनाओं को समझने और संभावित खतरों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए इन प्रक्रियाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही पर सीमित रहते हैं। ऐसा क्यों है? 150 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। भूमिका। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें तूफान या टाइफून भी कहा जाता है, गंभीर मौसमी घटनाएं हैं जो तटीय समुदायों को विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये तूफान बड़े पैमाने पर दुनिया के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
जिनमें दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी शामिल है। अब हम इसके मुख्य भाग पर चलते हैं। भौगोलिक सीमा का महत्व। नंबर 1 पॉइंट है समुद्री सतह का तापमान। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण और मजबूती के लिए कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस के गर्म समुद्री जल की आवश्यकता होती है। दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी में पूरे वर्ष समुद्र की सतह का तापमान गर्म रहता है, जो उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण और मजबूती के लिए आदर्श क्षेत्र बनाता है। दूसरा पॉइंट है कोरियालिस बल। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है और हवा को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसे निम्न दाब वाली प्रणालियों के चारों ओर फैलाने का कारण बनता है। कोरियोलिस बल ध्रुवों के पास अधिक मजबूत और भूमध्य रेखा के पास कमजोर होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निम्न दाब प्रणाली के चारों ओर हवा का संचार कमजोर होता है, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण सीमित हो जाता है। तीसरा पॉइंट है मानसूनी हवाएं। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में मानसूनी हवाओं की दिशा और ताकत में मौसमी परिवर्तन होते हैं। ये हवाएं गर्मी और पतझड़ के मौसम के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण और मजबूती के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक भौगोलिक परिसीमन समुद्र के गर्म तापमान, अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों और इन क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति सहित अन्य कारकों के संयोजन के कारण होता है। हालांकि ये तूफान महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं। निरंतर शोध और तैयारी के उपाय तटीय समुदायों पर इनके प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में घटते हुए हिमालयी हिमनदों, ग्लेशियरों और जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच संबंध को उजागर कीजिए। 150 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमको भूमिका को लिखना है। हिमालय के हिमनदों, ग्लेशियरों भारतीय उपमहाद्वीप में मीठे जल के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है और उनका तेजी से सिकुड़ना इस क्षेत्र के लिए चिंता का कारण बन गया है। इस बात के साक्ष्य हैं कि यह घटना जलवायु परिवर्तन के लक्षणों से जुड़ी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से हो रहे हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन के लक्षण। मौसम प्रतिरूप में परिवर्तन को हम देखते हैं। हिमालय के हिमनदों, ग्लेशियरों के पिघलने से क्षेत्र के मौसम प्रतिरूप में भी परिवर्तन आ रहा है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और सूखे जैसी अधिक गंभीर मौसमी घटनाएं हो रही हैं। उनका क्षेत्र की कृषि, अर्थव्यवस्था और आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट है परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। हिमालय के हिमनदों, ग्लेशियरों का पिघलना भी इस क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट के पिघलने में योगदान दे रहा है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से बड़ी मात्रा में मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और अधिक बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान। हिमालय के हिमनदों, ग्लेशियरों के सिकुड़ने से क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र में भी व्यवधान आ रहा है। जैसे ही ग्लेशियर पिघलते हैं, वह निक्षेप और मलबा छोड़ते हैं, जिससे नदियों का प्रवाह बदल जाता है और कई जलीय प्रजातियों के प्रवास प्रभावित होते हैं। हिमनदों, ग्लेशियरों के नष्ट होने से कई अल्पाइन वनस्पतियों और जीव जंतु भी लुप्त हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में जैव विविधता प्रभावित हो रही है। तो हम निष्कर्ष पर चलते हैं। हिमालय के हिमनदों, ग्लेशियरों के सिकुड़ने और भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन का आपस में गहरा संबंध है। इस चुनौती के लिए नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों के बीच सतत प्रथाओं को अपनाने और क्षेत्र के मीठे जल के
संसाधनों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और स्थानीय समुदायों के लिए प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेज बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक पर्वतमाला और निम्न हिमालय के साथ चाय बागान विकसित किए थे। परिणाम वे दार्जिलिंग क्षेत्र से बाहर सफल नहीं हुए। स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका देंगे। भारत में चाय की खेती का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटिश बागान मालिकों ने 19वीं सदी के मध्य में इसकी शुरुआत की थी। असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक और लघु हिमालय के किनारे चाय बागान स्थापित किए गए। बागान मालिक दार्जिलिंग की सफलता को अन्यत्र दोहराने में सफल नहीं हुए। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। इस असमानता के कारण पॉइंट 1 है भूगोल के बारे में, भौगोलिक दशाओं के बारे में सबसे पहले समझते हैं। दार्जिलिंग क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति चाय की खेती की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 2000 से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो उच्च गुणवत्ता वाली चाय उगाने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है मृदा। दार्जिलिंग क्षेत्र की मिट्टी भी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र में रेतीली, दोमट, चिकनी मिट्टी और लाल मिट्टी सहित विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार की चाय उगाने के लिए आदर्श हैं। तीसरा पॉइंट है श्रम। दार्जिलिंग में चाय की खेती की सफलता में योगदान देने वाला एक अन्य कारक कुशल श्रमिकों की उपलब्धता थी। चौथा है विपणन के क्षेत्र में। दार्जिलिंग में चाय की खेती की सफलता का श्रेय प्रभावी विपणन रणनीतियों को भी दिया जा सकता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। ब्रिटिश बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक और लघु हिमालय के किनारे चाय बागान स्थापित किए, परंतु वे दार्जिलिंग की सफलता को दोहराने में असमर्थ रहे। दार्जिलिंग में चाय की खेती की सफलता में क्षेत्र की भूगोल, मृदा, श्रम शक्ति और विपणन रणनीतियों सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कारक दुनिया के अन्य क्षेत्रों में चाय की खेती से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या कारण है कि भारत में हरित क्रांति पूर्वी प्रदेश में उर्वरक, मृदा और जल की अधिक उपलब्धता के बावजूद वास्तव में उससे बचकर आगे निकल गई? भूमिका। 1960 के दशक में शुरू की गई हरित क्रांति ने भारत में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। उपजाऊ मृदा और जल संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद इस क्रांति ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को लगभग दरकिनार कर दिया। हरित क्रांति का लाभ सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों को ही लाभान्वित हुए थे। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को हरित क्रांति द्वारा दरकिनार किए जाने के लिए जिम्मेदार कारक। नंबर 1 है सिंचाई के बुनियादी ढांचे की कमी। पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति के सीमित प्रभाव का एक मुख्य कारण पर्याप्त सिंचाई बुनियादी ढांचे की कमी थी। दूसरा पॉइंट है खराब कृषि आदान। पूर्वी क्षेत्र में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट तक पहुंच की कमी थी। इस तरह के आदानों के उपयोग के लाभों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता की कमी के कारण इसे अपनाने की दर कम हो गई। तीसरा पॉइंट है खंडित भूमि जोत। पूर्वी क्षेत्र में
भी खंडित भूमि जोत प्रतिरूप से पीड़ित है, जिसमें अधिकांश भूमि छोटे और सीमांत किसानों के पास है। इससे स्तरीय अर्थव्यवस्था हासिल करना मुश्किल हो गया, जिसका परिणाम कम उत्पादकता और निवेश पर अपर्याप्त लाभ था। चौथा पॉइंट है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी हमें दिखाई दी। पांचवा है खराब बुनियादी ढांचा, क्षेत्र में अस्थिरता और कनेक्टिविटी के मुद्दे भी शामिल थे। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। उपजाऊ मृदा और जल संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद हरित क्रांति ने बुनियादी ढांचे की कमी, खंडित भूमि जोत, अपर्याप्त अनुसंधान और विकास और नीतिगत उपेक्षा सहित कई कारकों से भारत के पूर्वी क्षेत्र को लगभग नज़रअंदाज कर दिया। चुनौतियों के समाधान के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार और क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने और लागू करने के लिए सरकार, अनुसंधान संस्थानों और स्थानीय समुदायों के द्वारा एक ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में लौह और इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में बदलाव का विवरण दीजिए। 150 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से लौह और इस्पात उद्योग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक उद्योगों में से एक रहा है। समय के साथ उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में काफ़ी बदलाव आया है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। लौह उद्योग में स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण नंबर 1 तकनीकी नवाचार, नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादन प्रक्रियाओं के विकास से कच्चे माल के स्रोतों के करीब लौह और इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना संभव हो गया है, जिससे परिवहन लागत कम हो गई है और दक्षता में सुधार हुआ है। दूसरा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लौह और इस्पात उद्योगों के स्थानिक प्रतिरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उद्योग विश्व स्तर पर तेजी से एकीकृत हो गया है। कंपनियां कम श्रम लागत और कम पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में उत्पादन सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। तीसरा पॉइंट है संसाधन उपलब्धता में परिवर्तन। संसाधन उपलब्धता में परिवर्तन ने भी लौह और इस्पात उद्योगों की स्थानिक प्रतिरूप के परिवर्तन में योगदान दिया है। चौथा पॉइंट है सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियों ने भी लौह और इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। मांग प्रतिरूप में परिवर्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी में प्रगति जैसे विभिन्न कारकों के कारण दुनिया में लौह और इस्पात उद्योगों का स्थानिक प्रतिरूप बदल गया है। उद्योग का विकास जारी है और भविष्य में और परिवर्तन होने की संभावना है। अब हम अगला प्रश्न चलते हैं। विश्व में संसाधन संकट से निपटने के लिए महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। भूमिका देखते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमको भूमिका बनाकर लिखना है। महासागर संभावित संसाधनों के एक विशाल स्रोत हैं जिनका उपयोग दुनिया के सामने आने वाले संसाधन संकट को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इन संसाधनों में लहरों, ज्वार और धाराओं से ऊर्जा के साथ साथ समुद्री जीवों से प्राप्त खनिज और जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद शामिल हैं। इन संसाधनों के सतत दोहन के लिए पर्यावरणीय प्रभावों और प्रभावी प्रशासन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। महासागरों के संसाधन जिनका दोहन किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में।
महासागर नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से अपतटीय पवन और तरंग ऊर्जा के। अब हम इसकी चुनौतियों के बारे में समझेंगे। स्थापना की उच्च लागत होती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव भी पड़ सकता है। दूसरा, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में। मत्स्य पालन और जलीय कृषि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए भोजन और आय के आवश्यक स्रोत उपलब्ध कराती है। अब हम चुनौतियों के बारे में समझेंगे। अत्यधिक मत्स्य प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इन संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं। इन संसाधनों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उनका सतत प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। अब तीसरा पॉइंट, खनिज। महासागर मैंगनीज, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों का एक संभावित स्रोत भी है, जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उच्च तकनीक उपकरणों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। समुद्र तल से इन खनिजों का निष्कर्षण, जिसे गहरे समुद्र में खनन के रूप में जाना जाता है, एक अपेक्षाकृत नया उद्योग है, जिसमें महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जोखिम है, जैसे पर्यावरण का विनाश और जहरीले रसायनों का उत्सर्जन आदि शामिल है। अब हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में समझेंगे। महासागरों में नई दवाओं और अन्य उत्पादों के विकास सहित जैव प्रौद्योगिकी में संभावित अनुप्रयोगों वाले अनूठे जीवों की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है। अब हम इसकी चुनौतियों के बारे में देखेंगे। इन संसाधनों का दोहन नैतिक और पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाता है और उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक विनियमन और प्रबंधन की आवश्यकता है। अब हम अलवणीकरण के बारे में देखेंगे। दुनिया के कुछ हिस्सों में मीठे जल के संसाधनों की लगातार कमी हो रही है। समुद्री जल का अलवणीकरण पीने के जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। अब हम चुनौतियों के बारे में देखेंगे। अलवणीकरण ऊर्जा गहन और इसके प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। हम निष्कर्ष पर चलते हैं। महासागरों में प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं, जिनका उपयोग दुनिया में संसाधन संकट को दूर करने के लिए किया जा सकता है। उनके दोहन से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिनमें पर्यावरणीय चिंताएं, तकनीकी कठिनाइयां और प्रशासन संबंधी मुद्दे शामिल हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए समुद्री संसाधनों की पूरी क्षमता तलाशने के लिए एक व्यापक और सतत दृष्टिकोण आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, उभरते प्राकृतिक संसाधन समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देखता है? 150 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों से ही अफ्रीका के साथ भारत के संबंध पारंपरिक रूप से मजबूत रहे। एक रणनीतिक साझेदार के रूप में अफ्रीका के बढ़ते महत्व के साथ भारत प्राकृतिक संसाधन समृद्ध क्षेत्रों सहित इस महाद्वीप में अपनी उपस्थिति और प्रभाव का विस्तार करने के लिए उत्सुक रहा है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। उभरते प्राकृतिक अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। उभरते प्राकृतिक संसाधन संपन्न अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत का स्थान। नंबर 1 पॉइंट है रणनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में भारत अफ्रीका को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहित कई मोर्चों पर इस महाद्वीप के साथ जुड़ रहा है। भारत बुनियादी ढांचे के विकास, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर ध्यान देने के साथ अफ्रीकी देश को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। दूसरा है
प्राकृतिक संसाधन। अफ्रीका खनिज तेल और गैस सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए इन संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है व्यापार और निवेश। भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत अफ्रीका में कृषि, खनन, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। चौथा पॉइंट है क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग। भारत और अफ्रीका जलवायु परिवर्तन, शांति और सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं। अगला पॉइंट है पारस्परिक संपर्क। भारत छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित अफ्रीका के साथ लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दे रहा है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव गहरा होने की उम्मीद है क्योंकि वह महाद्वीप के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाना चाहता है और आर्थिक वृद्धि व विकास के नए अवसर तलाशना चाहता है। साझेदारी और निवेश के माध्यम से भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद स्थिति की उम्मीद करता है।